मंच पर आसीन डॉक्टर एन.के. शर्मा जी, एडिशनल डायरेक्टर सीड एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी बीकानेर, डॉक्टर आर.के. दादीज, सरदारगढ़ डायरेक्टर CSF सरदारगढ़, डॉक्टर M.L. रेगर साहब, सीनियर साइंटिस्ट KVK बीकानेर, और श्री गौरव जी की नाम से आए हुए हैं, हमारे एरिया मैनेजर श्री सरवण सिंह जी, हमारे प्यारे FPO बंधुओं, प्यारे किसान भाइयों और दोस्तों, आज यहाँ पे अपन उपस्थित हुए हैं। शायद सभी को इस चीज के बारे में जानकारी होगी कि हम यहाँ पे क्यों हुए हैं। फिर भी मैं प्रेजेंटेशन स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा आपको इस कार्यक्रम का उद्देश्य के बारे में बताना चाहूँगा। हमारे देश में जो प्रधानमंत्री जी ने एक सपना देखा था कि पूरे देश में 10,000 FPO, जो कि गांवों के अंदर जो किसान भाइयों के जो बच्चे हैं, जो बेरोजगार हैं या जो दूसरे हैं, रिटायर्ड कोई आदमी है, कोई अच्छी खेती करने वाले किसान भाई हैं, वो अपना एक समूह बनाए, समूह बना के और अपने गांव का और अपने गांव के आसपास के क्षेत्र के खेतीबाड़ी से संबंधित जो भी ज़रूरतें हैं उनको पूरा करें उनके माध्यम से, और उस इलाके में जो चीज़ें पैदा होती हैं उसकी मार्केटिंग कैसे अच्छे से अच्छी करी जा सके, जिससे अधिक से अधिक किसानों को जो उनका उत्पाद है उसका मूल्य मिल सके, और उनके जो लागत लगती है खेती के अंदर, जो इनपुट लगाते हैं, चाहे खाद हो, चाहे दवाई हो, चाहे बीज हो, ये सही गुणवत्ता के बीज उस FPO के माध्यम से उन गांवों के अंदर सुगमता से उपलब्ध हो सके। इस उद्देश्य के साथ में ये FPO स्टार्ट किए गए हैं, और आज का हमारा जो विशेष ये कार्यक्रम रहा है, इसका मकसद यही है कि जो जो FPOs रजिस्टर्ड हुए हैं उनकी ट्रेनिंग कराई जाए। बहुत सारे FPOs ऐसे हैं, बहुत सारे जो अभी इनकॉर्पोरेट हुए हैं, उनको सही से अभी प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं दिया गया कि भाई अब FPO तो हमने बना लिया, बट अब इसमें काम कैसे शुरू करें, हम काम शुरू करें तो कहाँ से करें। बाजार के अंदर एक ही फसल के 1000 वैरायटियाँ हैं, 1000 कंपनियाँ हैं, कौन सा बीज लिया जाए, कौन सा नहीं लिया जाए, कौन सा बीज, चूंकि आप ऐसा एक बीच में किसानों के बीच में आप एक ऐसी कड़ी बने हो कि जो कि आपसे 500, 700, 1000, 2000, 5000 किसान उस क्षेत्र के जुड़ रहे हैं, तो उनके लिए सही इनपुट, सही खाद, सही दवाई, सही बीज, उनका जो प्रोड्यूस आ रहा है उसको आगे कैसे मार्केट में ले जाया जाए, ये सारी की सारी आपके थ्रू काम होना है आने वाले समय में। चाहे वो मंडी से, जो मंडी में प्रोक्यूरमेंट होता है, उस दिशा में भी आपका रोल होगा आने वाले समय में कि आप लोग प्रोक्यूरमेंट करें, पब्लिक प्रोक्यूरमेंट होता है जो, तो उसकी एक समुचित ट्रेनिंग का प्रबंध किया गया है। इसी के साथ जो नेक्स्ट स्टेप आएगा वो आएगा फूड प्रोसेसिंग के बारे में आप लोगों को ट्रेनिंग दी जाए कि आप आपके क्षेत्र में जो चीज़ें पैदा हो रही हैं उसको कैसे प्रोसेस करके और आगे मार्केट में बेचा जाए, जिससे कि उसमें वैल्यू एडिशन हो सके और अधिक से अधिक उसका मुनाफा मिले। हम यहाँ पे NSC है, नेशनल सीड कॉर्पोरेशन। आप में से कितने लोग FPO रजिस्टर्ड हो चुके हैं? एक बार छोटा सा हाथ खड़ा करें। मतलब 6-7 ही हैं या इससे ज्यादा है, या हाथ नहीं खड़ा कर रहे हैं? अच्छा, कोई ऐसे हैं जो अभी रजिस्टर करने का सोच रहे हैं? ठीक है, देखिए इसमें ऐसा कोई जरूरी नहीं कि जो वो एक 10,000 FPOs का जो एक मिशन चल रहा है कि उसमें अलॉटमेंट आए हैं तहसील वाइज और जिले वाइज कि इस जिले में, इस तहसील में 1 FPO आना है कि 10 FPO आना है। उसके अतिरिक्त आप स्वयं भी खोल सकते हैं, ऐसा जरूरी नहीं कि आप उनके माध्यम से ही खोलें।
कोई भी 10 लोग मिलके और अपने डॉक्यूमेंट तैयार करवा के 15 दिन का प्रोसेस है, आप अपना एफपीओ खोल सकते हैं खुद ही। और इसके बहुत फायदे होने वाले हैं आने वाले समय में। तो यहाँ जब एग्रीकल्चर की बात आती है तो एग्रीकल्चर में सबसे पहला चीज होता है बीज। अच्छा, कितने भाई ऐसे आए हुए हैं जिनके खाद बीज की दुकानें हैं? अच्छा, ग्रोवर भी आए हुए हैं हमारे यहाँ पे, किसान भाई भी आए हुए हैं। ओके, तो एक बहुत बड़ी चीज होती है कि आदमी हर चीज में किसान को ऑप्शन मिल जाता है, बट एक बार बीज लगाने के बाद में वो 6 महीने बाद में ही दूसरी एक्टिविटी उसमें कर सकता है। इसलिए बीज का चुनाव करते वक्त विशेष सावधानी रखनी पड़ती है। और उसी बीज के बारे में चर्चा करने के लिए एनएससी को नोडल एजेंसी बनाया गया है कि आप जो भी खेतीबाड़ी से संबंधित जो भी एफपीओ हैं उनको आप इसके बारे में ट्रेनिंग दें। तो बीज के बारे में बात करने से पहले एनएससी क्या है उसके बारे में मैं संक्षिप्त में आपको बताऊंगा। एनएससी पूर्णतया भारत सरकार का एक उपक्रम है जो 1963 के अंदर इसकी स्थापना हुई। आप लोगों ने सुना है एनएससी का नाम पहले? उधर से आगे दो। तो हाथ ऊपर करने में कंजूसी मत किया करो, वरना मुझे पता नहीं चलेगा, कोई चीज छूट सकती है। 1963 में इसकी स्थापना हुई और 1963 से 2014 तक या यूं कहो 2013 तक एनएससी इंडिपेंडेंट थी। एनएससी के साथ में एक दूसरी संस्था और हुआ करती थी भारत सरकार की, एसएफसीआई, स्टेट फार्म सीड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, जिसके हमारे फार्म हुआ करते थे जो आपके सूरतगढ़, सरदारगढ़, जैतसर में जो फार्म है वो एसएफसीआई के हुआ करते थे। 2014 के अंदर दोनों का विलय हो गया। तो अब मुख्यतया एनएससी का काम है कि जितने विश्वविद्यालय, केवीके, यूनिवर्सिटीज, रिसर्च स्टेशन, जो हमारे देश के वैज्ञानिक गण हैं जो ये रिसर्च करते हैं, नई नई वैरायटी डेवलप करते हैं। क्योंकि वैरायटी जब डेवलप होती है तो लंबा प्रोसेस होता है और जो ब्रीडर सीड बनता है वो बहुत थोड़ा सा बनता है। उस थोड़े से बीज को पूरे देश के किसानों तक पहुंचाने के लिए उसको मल्टीप्लाई किया जाता है। ब्रीडर से फाउंडेशन बनेगा, फाउंडेशन से सर्टिफाइड बनेगा और वो सर्टिफाइड सीड फिर आमतौर पर किसानों के लिए जाता है। तो उस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हमारे देश की जितनी रिसर्च एजेंसीज रिसर्च करके नई वैरायटी बनाते हैं उनको मल्टीप्लाई करती है एनएससी। और विभिन्न संस्थाएं हैं हर राज्य के अंदर है, बट एनएससी का पूर्णतया उसमें योगदान है। वो मल्टीप्लाई करके उनको और फिर प्रोसेस करके और उसको आगे फिर किसानों तक पहुंचाता है। इसी तरीके से आप देखेंगे हमारे पूरे देश के अंदर 11 रीजनल ऑफिस हैं जहां से पूरे देश के अंदर काम होता है। जैसे अहमदाबाद में है हमारा एक रीजनल ऑफिस, बेंगलोर में है, भोपाल में है, चंडीगढ़ में है, तमिलनाडु में है, जयपुर में है, कोलकाता में है, लखनऊ में है, पटना में है, एक महाराष्ट्र में पूना में है और तेलंगाना और आंध्र प्रदेश सिकंदराबाद में है। ऐसे 11 रीजनल ऑफिसेस हैं हमारे पास टोटल लगभग 22,000 हेक्टेयर के फार्म हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर जितनी कंपनियां बीज के अंदर काम करती हैं या दवाई के अंदर काम करती हैं, कोई ऐसी कंपनी नहीं है, देसी हो या विदेशी हो, सरकारी हो या प्राइवेट हो, जिसके पास खुद के इतने फार्म हो, इतने बड़े, जहां पे हमारे सीड तैयार होते हैं। तो लगभग 22,000 हेक्टेयर के हमारे फार्म हैं। ये पूरे देश में हमारी उपस्थिति दिखाता है ये चित्र। लगभग 60 फसलों के 600 प्रजातियों के बीज हम तैयार करते हैं। कोई ऐसी फसल
किस्म नहीं है कि जिसका बीज एनएससी तैयार नहीं करती है। इसके साथ ही हमारे फार्मों के ऊपर हम अच्छी गुणवत्ता वाले फलों के पौधे तैयार करते हैं, ग्राफ्टिंग से, कटिंग से, इनसे तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के पौधे हमारे तैयार होते हैं। लगभग हमारे 220 हेक्टेयर में हमारे खुद के ऑर्चार्ड हैं फलों के। देखिए, ये है बीज कैसे बनता है। चूंकि आप लोग अब बीज के काम में, बीज से संबंधित आप जुड़े हुए हो, बीज से बीज कैसे होता है। जैसे मैंने भी आपको बताए थे कि जो यूनिवर्सिटीज हैं, केवीकेज हैं, वहां पे रिसर्च करके और नई नई वैरायटीज बनती हैं और वो ब्रीडर सीड बनता है। उस ब्रीडर सीड को फिर लगाया जाता है तो उससे अगले साल फाउंडेशन सीड तैयार होता है। उस फाउंडेशन सीड को जब हम फिर से सोइंग करेंगे तो फिर वो सर्टिफाइड सीड तैयार होगा। और वो सर्टिफाइड सीड जो लिखा हुआ है, सर्टिफाइड सीड, प्रमाणित बीज, ये आम तौर पे किसानों को दिया जाता है अपने फसल पैदा करने के लिए। फिर चौथी एक कैटेगरी दे रखी है टीएल सीड। आप बाजार में देखते हो सब्जी के, चारे के, मक्का के, बाजरा के, सरसों के हाइब्रिड सीड बोलते हैं, वो सारे टीएल सीड होते हैं। मतलब किसी भी एजेंसी से कोई प्रमाणीकरण नहीं करवाना, वो टीएल सीड कहलाता है। ये बीज उत्पादन के हमारे, लाइट चली गई क्या? ओके ओके। ये एनएससी से बीज उत्पादन कार्यक्रम लेने की प्रक्रिया है। तो इसमें इतना लंबा चौड़ा अपन ना बात करके मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा कि हमारे जो भी ऑफिस है, बहुत इजी प्रोसेस होता है। कोई भी किसान भाई सीजन में जाए कि मुझे बीज बनाना है तो उनको वहां से फाउंडेशन सीड मिल जाते हैं और आप सीड प्रोडक्शन कर सकते हैं। वो पूरी गाइडेंस दे देते हैं। अच्छा, आप लोग कोई सीड प्रोडक्शन करते हैं? नहीं। आप करते हैं। क्यों किया जाता है बीज पैदा? क्या लाभ है उसके? देखिए, हम भी आमतौर पे है ना, बेसिकली हम भी किसान परिवार से ही हैं। तो किसान को मुनाफा क्यों नहीं हो रहा? ये बहुत बड़ी सोचने वाली बात है। दो चीजें विशेषकर ध्यान रखने वाली हैं। अगर किसान जिंदा है तो आप और हम सब जिंदा हैं। जिस दिन किसान का मन खत्म हो गया खेती से, धीरे धीरे हो रहा है। आज क्यों कोई भी किसान का बच्चा ये नहीं चाहता कि मैं भी खेती करूं, या कोई किसान ये नहीं कहता कि मेरा बेटा भी खेती करेगा? क्यों? क्योंकि लाभ नहीं है खेती के अंदर। अब उस लाभ ना होने के बहुत सारे कारण हो सकते हैं। हम ये तो जानते हैं कि लाभ नहीं हो रहा, पर लाभ क्यों नहीं हो रहा उसके ऊपर हम कभी ध्यान नहीं देते हैं। तो अगर किसान जिंदा रहेगा तो खाद वाले भी जिंदा रहेंगे, दवाई वाले भी जिंदा रहेंगे, वैज्ञानिकों की रिसर्च भी चलती रहेगी, ये इंस्टीट्यूट भी चलते रहेंगे। बट अगर किसानी खत्म हो गई तो सब चीजें खतरे में पड़ जाएंगी। और हमारे पहले एक सीएमडी हुआ करते थे, उनका कहना था कि अब जो तीसरा विश्व युद्ध होगा वो खाने के ऊपर होगा। आप 10 दिन 5 दिन खाना रोक दीजिए, इंसान को खाने लग जाएगा। इसलिए किसान का किसानी लाभप्रद होना बहुत जरूरी है। और किसान को लाभ क्यों नहीं हो रहा, उसके बहुत सारे कारण हैं। जो आदान सामग्री लगाता है, चाहे खाद, दवाई, बीज, चाहे आपकी मशीनरी हो, वो बहुत महंगी होती जा रही है। दूसरा, उसका जो उत्पादन है वो उतना ही है। आप उत्पादन को ऐसा नहीं है कि गेहूं आज 20 क्विंटल एकड़ का दे रहा है तो वो 100 क्विंटल हो जाएगा। वो 22 हो सकता है, 25 हो सकता है,
30 कर लोगे, बट आप 50 या 100 नहीं कर सकते उसको। तो अब क्या चीज बीच में हो रही कि जो अपन इनपुट लगा रहे हैं, जो खाद दवाई बीज अपन लगा रहे हैं, वो उसका रेट कम हो, उसके ऊपर कॉस्टिंग कम आए किसान को। दूसरी चीज, जो पैदा कर रहे हैं वो पूरी पैदावार आए, पैदावार में कोई नुकसान ना हो। तीसरी चीज, जो पैदा हो गया उसको अच्छे से अच्छे दाम मिले, अच्छे भाव में बाजार में बिके। चौथी चीज, हम जो चीज पैदा कर रहे हैं उसके अंदर कुछ बदलाव ला दें। सपोज गेहूं आया, हमने उसका आटा बना के बेच दिया, चना आया, उसके है ना भूंगड़े या बेसन या कुछ भी बना के बेच दिया, तो आपने उसमें वैल्यू एडिशन कर दिया। वैल्यू एडिशन होते ही वो जो 50 रुपए का चना है वो 70 रुपए में बेसन बिकेगा। सरसों अपन लाए, सरसों का तेल निकलवा दिया, तेल बेचा अपन ने सरसों बेचने के बजाय, वैल्यू एडिशन। ऐसे ही आप खेती कर रहे हो, आपने मई जून के महीने में मूंगफली लगाई और आपकी सितंबर अक्टूबर में उखड़ जाती है मूंगफली, आपने उखाड़ी सीधी मंडी में बेच दी, जो मंडी में भाव चल रहा है वो आपको मिल जाएगा, तो आपने काम उतना ही किया। दूसरी तरफ आपने उसी समय में उसको बीज उत्पादन करने के लिए लगाया, तो बीज उत्पादन करने के लिए आपने मूंगफली लगाई, आपने उतने ही काम करने हैं खेत में, बिजाई करनी है, खाद देना है, पानी देना है, दवाई छिड़कनी है, खरपतवार उखाड़ने, हार्वेस्टिंग करनी है, थ्रेसिंग करनी है और बोरियां भर लेनी है, उतना ही काम किया, कोई विशेष काम नहीं किया। बट जैसे ही आप सीड प्रोडक्शन के लिए आपने लगाया तो उसकी वैल्यू में आपको 15 से 20 से 25% तक एडिशनल रेट मिल जाएगा, तो सेम काम में आपको मुनाफा ज्यादा आ जाएगा। तो वैल्यू ट्रांसफर हो गई, आपकी वैल्यू चेंज हो गई उसकी। पहले आप कमर्शियल पैदा कर रहे थे, अभी आपने सीड के लिए उसको पैदा कर लिया। ऐसे ही गेहूं का है, ऐसे ही आपके सरसों का है, चने का है, चारे के बीज है, वो आप कर सकते हैं। सीड प्रोडक्शन करिए। सीड प्रोडक्शन के अलावा जो प्रोड्यूस आपके पास बच जाता है या जो एक्स्ट्रा कर रहे हैं उसमें वैल्यू एडिशन कर दीजिए। आज मार्केट में इतनी डिमांड है, आप हम जयपुर में देखते हैं वो मेले लगते हैं जगह जगह। अभी कोटा में मेला हुआ था 24 से 25 जनवरी के अंदर। गुड़, ये सब चीजें वैल्यू एडिशन करके इतने महंगे महंगे। अभी आपके सामने ये चावल है, जो हम लोगों के यहाँ पे चावल बच जाता है, धान का बीज बच जाता है, उसका हम चावल बना देते हैं। यही धान 50 रुपए किलो में बिकता, अभी हम इसको 100 रुपए किलो में बेच रहे हैं धान बना के। तो हम तो खुद ही कस्टमर को क्वालिटी की चीज मिलती नहीं है और हम झिझकते हैं वो काम करने में। इसलिए जो किसानी से जुड़े हुए हैं, वैल्यू एडिशन करिए अपने प्रोडक्ट्स में। आप सीड प्रोडक्शन करिए, उसी के बारे में दे रखा है कि क्या क्या आपको लाभ होंगे अगर आप बीज उत्पादन करते हैं। आपको प्रजनक और आधार बीज की किफायती दरों के ऊपर, अनुदानित दरों के ऊपर आपको बीज मिलेगा, जिससे आपकी लागत कम होगी। दूसरा, जो भी बीज उत्पादन से संबंधित योजनाएं हैं, किसी में सब्सिडी है, किसी में कुछ दूसरा लाभ है, उन लाभों से आपको लाभ होगा। वो सारी की सारी सुविधाएं आपको सीधी मिलेंगी। जो वैज्ञानिक हैं उनसे आपको निःशुल्क सलाह मिलेगी, राय मिलेगी, आपको टेक्निकल नॉलेज मिलेगा। वो आपके पास आएंगे, 2 बार मिलेंगे, 5 बार विजिट करेंगे, आपको अलग अलग नई नई पद्धतियां बताएंगे, उससे जानकारी होगी आपको। और बाजार में जो रेट है उससे ऊपर आपको उसका रेट मिलेगा। और जब आप आज यहाँ पे आए हैं, बहुत सारे हमारे कई लोग कह रहे थे कि जब हम इनविटेशन दे रहे थे कि कई लोग कह रहे हैं साहब इतनी दूर कैसे आएंगे। तो देखिए, ये 2 वे प्रोसेस है। लेने वाले को ज्यादा ललक होनी चाहिए देने वाले के बजाय। भाई हमारे तो अगर 5 आदमी आते तो भी हम ये कार्यक्रम करके चले जाते, अगर 200 आते तो भी हम ये कार्यक्रम करते। जितने ज्यादा लोग आते और जितना जो सुन के जाएंगे और उसको अमल में लेंगे, वो आप ही को फायदा हो।
ठीक है, तो ये सारे के सारे आपको वैज्ञानिकों की राय मिलती है, तो उससे बिल्कुल लाभ होता है उस चीज से। अभी जैसे सरकार का उद्देश्य है कि चूंकि जो एफपीओज हैं वो गांव में डायरेक्ट किसानों से जुड़े हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्र हमारे आज भी देश में या स्टेट में ऐसे हैं कि जो बेचारे किसान भाइयों को कुछ नहीं पता होता है। दुकान पे जाते हैं कि साहब सरसों का बीज दे दो, अब उसको नहीं पता कि वो अगले वाला क्या दे रहा है। दुकान के भरोसे पे, दुकानदार के भरोसे पे 70% किसान ऐसे होते हैं जो दुकानदार के भरोसे से चीज लेके आते हैं। 70% कोई दुकानदार होंगे वो आप बुरा मत मानिएगा, बट ये सच्चाई है। 70% फार्मर्स किसान दुकानदार की राय से बीज खरीदते हैं। 30% ऐसे होते हैं कि जो अपनी सूझबूझ से, अपनी जानकारी से जानकारी कलेक्ट करके और चीजें खरीदते हैं। पहली चीज। दूसरी चीज, आप बीज को एक तरफ रख दीजिए, आप कोई भी दवाई लेने जाते हैं, यहाँ बहुत स्प्रे होते हैं, आप एक ले आए कि भाई साहब कीड़ा लगा हुआ है दवाई दे दीजिए, तो वो आपको अपनी पसंद से कुछ भी पकड़ा देते हैं, जो भी उनके यहाँ पे उपलब्ध होता है कि ये वाली अच्छी दवाई है, आप ये वाली लगाइए। अब आप यूं मानिए कि किसी कारण से, देखिए हर जहर हर चीज के ऊपर असरदारक नहीं होता है, ठीक है। दुकानदार की भी गलती नहीं है, किसान की भी गलती नहीं है। किसान को नहीं पता कौन सा कीड़ा है। जैसे इंसानों में प्रजातियां होती हैं, पशुओं में प्रजातियां होती हैं, ऐसे ही कीड़ों में प्रजातियां होती हैं। दुकानदार को नहीं पता कि उसके खेत में कौन सा कीड़ा लगा हुआ। जैसा किसान ने बताया उसके हिसाब से उसने सोच के डब्बा पकड़ा दिया। किसान लेके आया, उसने स्प्रे किया, 10 दिन बाद में कुछ नहीं हुआ, वापस गया दुकान पे कि भाई जी ये तो हुआ नहीं। अरे गंदा पानी में मिला दिया होगा, नोजल तुम्हारा ठीक नहीं होगा। ये प्रैक्टिकल चीज है। और दूसरी डब्बी और पकड़ा दी कि अब की बार ये वाली ले जाओ। ऐसे होता है, ऐसे उसकी लागत बढ़ती है किसान की, और जो उसको नुकसान होना था उस पीरियड में वो कीड़े ने नुकसान कर दिया होता है। इसलिए सही जानकारी की चीज, पूर्णतया जानकारी लेके और फिर वो चीज को अपन काम में ले लो। जहां तक बीज की बात है, हमारे देश में, मैं सरसों की बात करूं, आपके क्षेत्र में सरसों होती है ना? हमारे बेल्ट में बहुत सरसों होती है। सरसों का बीज 70 रुपए से लेके और 1000 रुपए तक पैकेट बिकता है। बिकता है। उस 1000 रुपए वाले में ऐसा क्या है जो 70 वाले में नहीं? क्या वो किसी दूसरे प्रोसेस से तैयार हुआ है? देखिए, कोई भी बीज हो, कोई भी अनाज हो, वो लगता खेत में ही, और वही तरीका है बनाने का जो आप जैसे खेती करते हैं उसी तरीके से लगता है। तो वो 1000 रुपए में ऐसा क्या कर डाला कि 1000 रुपए की कॉस्ट हो गई? कोई बताएंगे आप में से? मैं इस पॉइंट के ऊपर जोर दे रहा हूं। कोई भी आप में से जो भाई बेचते होंगे या जो भाई लगाते होंगे अपने खेतों में, ऐसा क्या होता है उसमें? वही चीज, हमारी जितनी लागत आ रही है उतनी ही लागत उनके आती है उस चीज को तैयार करने में। पर हम रात में कार से चल के आए, हम 100 रुपए वाली बेचते हैं तो हम उतना ही अफोर्ड कर सकते हैं। हम यूनिवर्सिटी के गेस्ट हाउस में रुके 250 रुपए वाले कमरे में। अब वो 1000 रुपए वाले बेचने वाले लोग हवाई जहाज से आएंगे, 5 स्टार होटल में रुकेंगे। अगर हमको 50,000 सैलरी मिलती है तो हो सकता है उनको 5 लाख मिलती हो महीने की। तो वो जो लागत है एडिशनल, वो कहां से लाएंगे? वो उसी बीज में से निकालेंगे। बाकी डॉक्टर साहब को ज्यादा पता होगा, हमारे देश में मुझे लगता है कि लाखों की संख्या में वैज्ञानिक होंगे जो रिसर्च करते हैं।
एक से एक पढ़ाई करे हुए, एक से एक डिग्री करे हुए, एक से एक इंटेलिजेंट, ठीक है, उनके रिसर्च से अच्छा किसी का बीज हो सकता है क्या? सवाल ही पैदा नहीं होता। सरसों की आपने बात करी, मैं गुजरात में हुआ करता था। आपको एक बहुत प्रैक्टिकल उदाहरण सुनाता हूं। 2017 में गुजरात में एक जालोर जिले से अटैच्ड डिस्ट्रिक्ट है, वहां का बनासकांठा, जहां पे पालनपुर जिसको बोलते हैं, वो सरसों का बेल्ट है। वहां पे हम लोग कपड़े की थैली में सरसों का बीज दिया करते थे। हमारी 60 रुपए किलो का बीज था, 2 किलो की थैली आती थी कपड़े की, तो 120 रुपए का हमारा 2 किलो के पैकेट, और वहीं 650 रुपए में प्राइवेट कंपनीज का पैकेट बिकता था। तो हम उसमें प्रचार प्रसार कर रहे थे इलाके में, क्योंकि 10-15 क्विंटल से ज्यादा कभी हमारा बीज उधर बिका नहीं। बट अब चूंकि पिछले कुछ एक सालों से सरकार का फोकस भी बढ़ गया है कि भाई काम करो, किसानों तक पहुंचो, प्रचार प्रसार करो, तो उस प्रचार प्रसार के दौरान रात में हम दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में हमने रात में गेस्ट हाउस में स्टे किया। वहाँ हमारे साथ के पढ़े हुए 2-4 वैज्ञानिक थे। उन्होंने सुबह नाश्ते के बाद में बोला कि डॉक्टर साहब चलो आपकी मस्टर्ड हमने लगा रखी है ट्रायल में, आपको मस्टर्ड दिखाते हैं। तो वो हमें दिखाने लगे। 10-15 तो उन्होंने प्राइवेट के ट्रायल्स लगाए हुए थे, उसके साथ में ही एक वैरायटी आती थी एनएससी की, पहले भरतपुर की वैरायटी थी NRC HB 101 मस्टर्ड की, वो वैरायटी भी वहां लगा रखी। उन्होंने बताया डॉक्टर साहब आपकी वैरायटी इन सब कंपनियों से 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर का ज्यादा पैदावार है, 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो क्या आप इस वैरायटी को ज्यादा से ज्यादा संख्या में किसानों तक पहुंचाइए इधर इस इलाके में। हम दूसरे दिन जाके वहां धानेरा के अंदर एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है जो 50-60 करोड़ का बीज का काम करता है, बड़ी सोसाइटी है, उसके यहाँ पे हमने 50 क्विंटल सरसों हमारी रिस्क के ऊपर बगैर उससे पैसा लिए कि तू इसको बेच कैसे भी करे, क्योंकि वहां से हमको भरोसा हो गया कि इस क्षेत्र के लिए ये सूटेबल है और अच्छे रिजल्ट हैं इसके। जबरदस्ती उनसे बिकवाया, और आप ताजुब करेंगे उसी सोसाइटी वाले ने जो रख नहीं रहा था उस समय, अगले साल जब वो कटी और पैदावार आई, उसने बड़े बड़े होर्डिंग लगवाए वहां पे कि 60 रुपए किलो की सरसों 600 रुपए वाले पैकेट से 2 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की ज्यादा उपज की गारंटी। फिर हम और गहराई में गए। हिम्मतनगर में हमारा किसान जो हमारे लिए सरसों का बीज पैदा करता था, वही किसान वो 600 रुपए वाले बीज को भी पैदा करता था उस कंपनी के लिए 10,000 क्विंटल। तब हमने उससे पूछा कि यार आपको कितना रुपया देते हैं ये बीज पैदा करने का कंपनी वाले? कह रहे सर 60 रुपया किलो का, 60 रुपया किलो का किसान को, और 10 रुपया उसका वो 30-30 किलो के कट्टे भर के हैदराबाद भेजता है। किसान से लिया 30-30 किलो के कट्टे तैयार करे हैदराबाद, 70 रुपया आप लाने ले जाने, पैकिंग, कलर, दवाई सब मिला के 30 रुपया और जोड़ दो, 100 रुपये में तैयार हो गया। तो वो 600 रुपया की, उससे किसान की लागत बढ़ती है। तो बीज, जहां तक बीज की बात आ जाए, मैं हमारे देश में जितनी कंपनियां काम कर रही हैं प्राइवेट, उनमें से सबसे टॉप की कंपनी में मैंने काम किया है 5 साल एनएससी में आने से पहले। आप सब इस कॉटन बेल्ट से हो, आप जानते होंगे बीटी कॉटन आता था मोनसेंटो का, मैं मोनसेंटो में काम करता था। 5 साल मैंने पूरे देश में हर स्टेट में काम किया है। तो बीज की लागत उतनी होती है, बट एनएससी में आने के बाद में मैंने देखा कि कोई भी सरकारी संस्था हो, कोई सी भी हो, एनएससी हो, बीज निगम हो, केवीके हो, यूनिवर्सिटी हो, आपका रिसर्च स्टेशन हो, कोई भी सरकारी संस्था का बीज हो सकता है देखने में आपको गंदा लगे, देखने में आपको गंदा लगे, ढंग से हो सकता है साफ सफाई ना मिले बीज की, हो सकता है रंग रोगन ना लगा हुआ हो सकता है थैली फटी हुई हो, पुरानी हो, कपड़े की हो, बट उसकी जो जेनेटिक प्योरिटी होगी सीड की,
जिसको आनुवंशिक शुद्धता बोलते हैं, सरकारी संस्था से ज्यादा शुद्ध बीज किसी का हो ही नहीं सकता, ये गारंटी है। इसलिए मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि जितने हमारे वैज्ञानिक गण हैं उनके लिए एक बार जोर से तालियां बजाएं। तो बीज चुनते वक्त ध्यान रहे कि चमक धमक पे ना जाए। हालांकि सरकारी कंपनियां भी कोशिश कर रही हैं, आप देख रहे होंगे पैकेट कि थोड़ा सा किसानों को चमक धमक वाली चीज भी दें। ठीक है, बीज तो शुद्ध हो ही, उसका बाहर का कवर भी शुद्ध, जिससे कि प्राइवेट वालों से लड़ाई हो सके, टक्कर हो सके। तो इसी कड़ी के अंदर हमने राजस्थान के अंदर जितने बीज होते हैं, हमने मिशन मोड पे हमने काम चलाया हुआ है। इस वेस्टर्न क्षेत्र के ऊपर कभी हम लोगों का भी फोकस नहीं रहा, कारण जो भी रहे होंगे, बट चूंकि मैं राजस्थान का ही रहने वाला हूँ, इसी यूनिवर्सिटी में पढ़ा हुआ हूँ, तो मेरा थोड़ा सा लगाव है क्षेत्र से। तो इस क्षेत्र पे भी हमने फोकस चालू कर दिया है। सारे के सारे तरीके के बीज हम लोग तैयार कर रहे हैं, चाहे वो आपके तेलीय फसलों के हों, मूंगफली, तिल, आपकी रबी के अंदर सरसों, ठीक है, सोयाबीन, चाहे वो आपकी दलहनी फसलों के हों, चाहे वो सब्जियों के बीज हों, चाहे वो चारे के बीज हों, चाहे वो मक्का या बाजरा के बीज हों, हर बीज बहुत अच्छी क्वालिटी के अंदर आपको बढ़िया पैकिंग के अंदर और बढ़िया ट्रीटमेंट के साथ में सही समय पे वेल इन एडवांस आपको मार्केट के अंदर उपलब्ध मिलेगा। सबसे बड़ी समस्या सिर्फ ये है, समय पे चीजें नहीं मिलती हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं सर। शुद्ध मिले बीजे बाद में नौ जी भी बाद में। देखिए बहुत सारी समस्याएं हैं सरकारी क्षेत्र के अंदर। काम करने वाले जो लोग हैं उनकी संख्या थोड़ी कम है कंपैरेटिवली। दूसरा, काम के साथ साथ में हमको नियम कानूनों को की पालना करते हुए काम करना होता है, तो थोड़ा सा विलंब होता है, बट ऐसा नहीं है कि उसको सही नहीं किया जा सकता, बिल्कुल किया जा सकता है। हमारे भाई साहब यूट्यूब चलाए दिन फेसबुक के ऊपर मैसेज डाला कि हम सूरतगढ़ फार्म की जो दुकान है उस पे गए और चारे का बीज बोल रहे हैं कि 22 तारीख को मिलेगा। आज तो 17 तारीख है। हमने अगले ही दिन इनका मैसेज देख के वहां पे बीज पहुंचा दिया। तो कई बार जानकारियां नहीं मिल पाती हैं, लोकल समस्याओं का नहीं पता चलता है, क्षेत्र बहुत लंबे होते हैं। अब हमारे सरवण सिंह जी अकेले हैं, बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़, तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, बट कोशिश करी जा रही है। इसी कड़ी के अंदर एनएससी की जो अभी इस सीजन में जो बीज लगने वाले हैं, मैं आपका 10 मिनट का समय और लूंगा। उन बीजों के बारे में मैं थोड़ा सा आपको डिटेल में बताऊंगा कि सरकारी जो एजेंसी है वो किस लेवल पे जाके और काम करने लगी हैं, या क्वालिटी को समझ के, और किस लेवल पे कोई प्राइवेट कंपनी भी उनके साथ आज की डेट में मैच नहीं कर रही है। आपकी सबकी टेबल के ऊपर जो पैकेट रखे हुए हैं, कौन यार कंप्यूटर के ऊपर या बारी बारी मेरा आगे आ गया।
ये अपना चालू हो गया है। देखिए, समर सीजन में, समर हम बोलते हैं जनवरी से लेके मार्च तक को, समर सीजन में हमारे पूरे देश में ही करीब करीब चारे का बहुत उपयोग होता है। और चूंकि अपन तो वेस्टर्न राजस्थान में बैठे हैं, यहाँ तो वैसे ही चारे की बहुत समस्या है। और चारे के अंदर मुझे भी सौभाग्य मिला, मैं गुजरात में था तो वहां पे पशुपालन के ऊपर बहुत जोर दिया जाता है और वहां पे इतना ऑर्गेनाइज्ड वे में पशुपालन होता है कि मुझे लगता है कि बहुत दूध पैदा होता है वहां पे, इसीलिए सारी की सारी महिलाएं एक से। बट फिर भी हमारे देश में हम देखते हैं कि चारे को महत्व नहीं दिया जाता है कि कोई भी हरी चीज उगरी है, काटो, पशुओं को खिला दो कि चारा हो गया। अब वो चारा है कि नहीं है, उसको पाचन हो रहा है कि नहीं हो रहा किसान के या उसके पशु के, इसको वो प्रैक्टिस में ही नहीं है हम लोगों के यहाँ पे। तो हम जब गुजरात में थे तो वहां पे एनडीडीबी के यहाँ पे हम जाते रहते थे उसके अंदर और चारे के ऊपर कुछ काम किया और वहां हमने पाया कि सरकारी एजेंसीज की जो डेवलप करी हुई वैरायटीज है एक्सक्लूसिवली चारे वाली, वो कोई भी सरकारी संस्था उसको नहीं आगे किसानों तक पहुंचा रही है। और उन्हीं वैरायटियों को प्राइवेट कंपनी वाले अलग अलग नाम बदल के और मार्केट के अंदर बेच रहे हैं। 200 रुपए किलो तक, 300 रुपए किलो तक नॉर्मल ज्वार, 400 रुपए किलो तक, अलग अलग नाम बदल के अलग अलग पैकिंग करके। उसके बाद में अनफॉर्चुनेटली हमारा ट्रांसफर हो गया गुजरात से चंडीगढ़ हरियाणा। वहां हरियाणा पंजाब दोनों स्टेट का काम देखने का मौका मिला, वहां और ज्यादा इस सब चीजों का प्रचार प्रसार। तो हमने इस पे थोड़ा सा रिसर्च किया। डॉक्टर तोनापी थे वहां IIMR हैदराबाद में, जो मिलेट रिसर्च स्टेशन है उसके डायरेक्टर हुआ करते थे, उनसे डिस्कशन किया, 3-4 मीटिंग करी और उनकी सारी की सारी वो जो फोडर की वैरायटीज थी, वो हमारा एक फार्म है कर्नाटका में रायचूर में 6300 एकड़ का, वहां पे मल्टीप्लिकेशन होता था उनका। वहां से हमने उनसे थोड़ा थोड़ा बीज लिया, बीज लेके और हमने उसको प्रोसेसिंग किया, प्रोसेस करके मार्केट में देखे कि प्राइवेट वाले कैसे बेचते हैं। तो प्राइवेट वाले कुछ नहीं, वैरायटी वहां से लिया, नाम बदला, पैकेट में डाला और बेच दिया। हमने उसमें और एडिशन किया, हमने उसकी कोटिंग करी। ज्वार के अंदर, मक्का के अंदर जो चारे के रूप में हम काम में लेते हैं, उसमें आप एक समस्या देखते होंगे कि 15 दिन अगर दुकान के ऊपर थैली पड़ी रह गई तो कीड़ा लग जाएगा। इसलिए आदमी ब्रांड के ऊपर नहीं जाता, महंगा आइटम नहीं बेचना पसंद करता कि अगर 2 कट्टे भी बच गए तो सरकारी वाले तो वैसे ही वापस नहीं लेते, तो 2 कट्टे भी बच गए तो जितना प्रॉफिट कमाया उतना ही नुकसान हो गया। इसलिए हमने उसका तोड़ निकाला। हमने एक साथ पूरे देश में 20 कोटिंग की मशीनें लगा दी। पॉलीमर से कोटिंग होता है। आप रंग बिरंगे बीज देखते हो, ये क्यों करते हैं लोग? कोई भी भाई बताए। ये बिकेगा नहीं। आपने बता ही दिया सर कि उसकी लाइफ बढ़ जाए। हाँ, एक कारण ये भी है, देखो हर चीज के हर चीज में 2 अपन एंगल देख सकते हैं, ठीक है, कि आप उसकी पॉजिटिव साइड भी देख सकते हो, उसकी नेगेटिव साइड भी होती है। तो दोष छिपाने के लिए भी रंग किया जाता है और गुण बढ़ाने के लिए भी रंग किया जाता है। तो आमतौर पर जितने बीज बिकते हैं जो कलर होते हैं वो सिंपल कलर कर देते हैं और दे देते हैं। तो जब आप पैकेट में हाथ डालते हो तो पूरा पैकेट आपको लाल होके बाहर निकलता है, या जैसा भी रंग है वैसा हो जाएगा। एक आता है पॉलीमर। पॉलीमर गोंद की तरह होता है, जैसे गोंद होता है, तो बाहर की टेक्नोलॉजी है। तो जो भी आपको कलर करना है उस पॉलीमर के अंदर वो आप रंग डालिए और उस पॉलीमर से कोटिंग कर दीजिए सीड की, सीड कोटिंग बोलते हैं उसको। तो उसकी वो लाइफ आपकी जो 15 दिन में खत्म हो जाता था
वो हो सकता है 6 महीने में भी कोई असर ना पड़े उसके ऊपर, पहली चीज। दूसरी चीज, आप उसके साथ कोई भी ट्रीटमेंट मटेरियल डाल सकते हो, आप केमिकल डाल सकते हो, फंजीसाइड डाल सकते हो, पेस्टिसाइड डाल सकते हो उस पॉलीमर के साथ में, जिससे आपके बीज में कोई कीड़ा नहीं लगे, कोई कुछ नहीं लगे। तीसरी चीज, आप कोई भी न्यूट्रिएंट ऐड कर सकते हो उसके साथ में, ठीक है। आपने आयरन, बोरोन, जिंक, मैग्नीशियम सीड के साथ में आप डाल सकते हो, आप यूरिया के पाउडर डाल सकते हो, ठीक है, जिससे जैसे ही आपने बीज लगाया तुरंत उसकी ग्रोथ हो जाए। जैसे होता है ना कि तुरंत उसको बढ़िया खाना मिल गया तो एक साथ हुस्ट होएगा, या जो जिसके माँ बाप हेल्दी होते हैं, बचपन में अच्छा खिलाया होता है बच्चे को, तो वो बुढ़ापे तक है ना कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। तो शुरुआत में अगर मजबूत होगा, रूट सिस्टम अच्छा डेवलप होगा पौधे का, तो अंदर तक जड़ें जाएंगी, अच्छा न्यूट्रिएंट अपटेक कर पाएगा, अच्छा उसका विगर होगा। ऐसे हमने 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट, आयरन, बोरोन, मैग्नीशियम और जिंक, 4 माइक्रो न्यूट्रिएंट, 2 पेस्टिसाइड और 1 फंजीसाइड, 7 कंपाउंड को लेके और चारे के बीज को पॉलीमर से कोट कर दिया, और उस कोटिंग करने के बाद में 2-2 किलो के पैकेट में बना के, ये जो आपके सामने बड़े वाला पैकेट रखा है पीला पीला, इसके अंदर हमने भर के, और जहां प्राइवेट कंपनी 150 रुपया किलो बेचती थी, हमने 85 रुपए में मार्केट में उतार दिया, 85 रुपीज में। तो जहां वो कंपनी 100 करोड़ का काम करती थी दोनों स्टेट में मिला के, वो सीधी है ना 50 करोड़ के ऊपर आ गई। हमारे पास उतना बीज नहीं था, हमने 3000 कुंटल ही बेचा, बट मार्केट में हवा चली गई कि यही बीज जब इतने में मिल सकता है तो इतने में क्यों दे रहे हो तुम, सरकारी कंपनी का बीज। अच्छा, सरकारी वैरायटी की एक खास बात होती है कि आप अगर सर्टिफाइड कर रहे हो तो आपको वैरायटी का नाम साथ में जरूर लिखना पड़ेगा, चाहे आप नाम बदल के दूसरा नाम लिख दो, बट साथ में नाम लिखना पड़ेगा। तो जैसे हमने लिख रखा है CSS 24, ये ओरिजिनल नाम है वैरायटी का, नीचे हमने लिख दिया न्यूट्री गोल्ड कि लोगों को याद हो जल्दी बोलते ही। जैसे हमारे को छोटा सा पैकेट रखा होगा आपके पास, हाँ ये 250 ग्राम वाला, इसका हमने नाम रखा अनंत, ये है CSV 33। तो ये सारे बीज हमने वहां तैयार करे, इसके ऊपर हमने वहां काम करना चालू किया, और इसका ये ऑल इंडिया में हमने इसको फार्म सोना, हमारा ब्रांड का नाम है, फोरेज क्रांति। फोरेज मतलब चारा, और चारे के अंदर जो भी नई नई वैरायटीज आ रही है उनको सबको एक जगह करके, और हमने ये किताब बना डाली। ये किताब शायद मैं लाया था यार गाड़ी में, सबको दिलवा देना एक एक, ठीक है। उसका पूरा एक कैटालॉग बना दिया हिंदी में कि किसान भाई समझ सकें, जो दुकानदार हैं वो भी समझ सकें कि हमको क्या किसी को बेचना है। तो ये पूरा फोल्डर के ऊपर हमने एक फोरेज क्रांति करके एक नया ब्रांड बनाया, और इसके अंदर बहुत ही उचित दाम के ऊपर बहुत शानदार क्वालिटी के बीज आप तक, किसानों तक पहुंचा रहे हैं। और इसको बहुत हमारे, आप यूं मान लो कि कहते हैं कि 100% से ज्यादा की ग्रोथ आ रही है हर साल। हमारे पास उतना बीज ही नहीं होता जितना डिमांड होती है। तो इसी के अंदर, इसी कड़ी में ये थोड़े से मैं फोल्डर के इन बीजों के बारे में बताऊंगा। ये फर्स्ट हमारा प्रोडक्ट है, आप छोटे वाला पैकेट देख रहे होगे अनंत, इसका मेरे को पकड़ा दीजिए ये पैकेट, मैं सबको दिखा देता हूं। ये देखिए, ये है अनंत। अनंत का क्या मतलब होता है? जिसका कोई अंत नहीं है। आपने सुना है कभी ज्वार कितना लगता है? आप यहाँ किल्ला बोलते हो कि एकड़ बोलते हो? एक एकड़ में कितना बीघा होता है? 1.5 बीघा। अच्छा, 1.6 एकड़ में सर 8 कनाल हो गए, हमारे वाले में बीघे में 5 कनाल हो गए। अच्छा, तो 1 एकड़ में ज्वार का बीज कितना लगता है? 25 किलो नहीं सर, एकड़ में लग गया, आप ये मान के चलो 35 किलो। 35 किलो, 30 से 35 किलो, कई लोग 40 भी डाल देते हैं, ठीक है। क्या भाव मिलता है?
मैक्सिमम 70 से लेकर 100 के बीच में होती है। 1 किलो तो 30 किलो का कितना हो गया? 3000। ठीक है, कितनी कटिंग देता है? बड़ी मुश्किल से 2। इस टाइम में बोया है तो 2 आती है, अगर जून जुलाई के बाद बोया तो मुश्किल से 1 आती है। 1 आती है। अब आपने कोई ऐसा बीज सुना है कि जो सिर्फ 3 किलो लगे 1 एकड़ में? ज्वार सिर्फ 3 किलो। सुना है सर, जब आपने मॉन्सेंटो में काम किया था तो एडवांटा का रुक आता है 1000 रुपए किलो, 1-1 किलो के पाउंड। ये किसी का नहीं आता अदर देन एनएससी। नहीं है उनके पास तो। अभी तक किसी के पास नहीं है। एक कंपनी है जो अभी इस साल से या पिछले साल से उन्होंने लॉन्च किया है और उसमें भी वो सफल नहीं हो पाए। क्यों? क्योंकि ये वाइल्ड स्पीसीज है, जंगली प्रजाति है। 110 किलो, 115 किलो, 120 किलो, 125 किलो मैक्सिमम 1 हेक्टेयर में सीड बनता है इसका, 1 हेक्टेयर में। और उसकी प्रोसेसिंग बहुत टफ है। इसकी कोई ऐसी मशीन नहीं बनी कि जिससे इसकी प्रोसेसिंग हो सके। पहले के जमाने में चने कैसे निकालते थे अपन गांव में? ट्रैक्टर चला चला के, है ना? हम ऐसे ही इसकी प्रोसेसिंग करते हैं, ट्रैक्टर चला चला। थ्रेसिंग फ्लोर बना रखा है सीमेंट का, उसके ऊपर इसकी ढेरी करके और दिन रात ट्रैक्टर घुमाते हैं चारों तरफ। मैंने सीक्रेट बता दिया आप लोगों को, ठीक है? तब इसका प्रोसेसिंग होती है। हमारे वहां पे डेली चक्कर काटते हैं प्राइवेट वाले कि भाई साहब कैसे करते हो, थोड़ा दिखा दो। उनको भरोसा ही नहीं हो रहा। सर यही अनंत बीज आपका अमेजोन पे 1200 रुपये किलो है, यानी कि आज की तारीख में पूरा डबल रेट है। अभी सर्च करके देख लो। मैं हालांकि मैंने स्क्रीनशॉट लगाया अपने फेसबुक पेज पे कि सरकारी रेट 600, प्राइवेट का 1200। तो ये 3 किलो 1 एकड़ में लगता है और 1 साल के अंदर 9 कटिंग दे देता है। 9 कटिंग। आप लोग चरी का बीज, चरी बोलते हो ना इसको, ज्वार को? जी सर। चरी लगाते हैं, ज्वार लगाते हैं, बारिश के मौसम में देखते हो पत्ते लाल पड़ जाते हैं नीचे से। डंठल जो होता है उसमें भी कीड़े पड़ जाते हैं, लाल हो जाता है। ठीक है, इसमें एक पौधे में भी कीड़ा नहीं पड़ता, सिंगल पेड़ में भी। कीड़ा नाम का नाम ही नहीं। ठीक है, और 30 दिन हो जाए, अगर मैं इस कमरे की डबल लंबाई का अगर अपना खेत है और इधर से काटना चालू करूं मैं बड़ी होने के बाद में, और उधर तक पहुंचूंगा तब तक ये वापस उतनी हो जाती। हाँ, इसका रीजनरेबिलिटी स्कोर 4.5 है आउट ऑफ 5। 5 में से 4.5 नंबर मिले हैं इसको ग्रोथ के मामले में। और एक एक दाने से 25-25, 30-30 किल्ले फूटते हैं, कल्ले जिसको बोलते हैं, वो टिलरिंग 25 से 30। तो एक हमने ये बीज निकाला, बहुत ही अच्छी क्वालिटी का बीज है, और वास्तव में है ना, इसका नाम बड़ा सोच समझ के कहते हैं ना, और सरस्वती जुबान पे होती है 24 घंटे में एक बार, तो वो अनंत इसका नाम रखा गया ऐसे ही। ठीक है, एक बार लगा दो 3 साल तक चलता रहता है, सेम लोकेशन पे। पर हम नहीं बोलते हैं क्योंकि हमें अगले साल भी बीज बेचना होता है। नहीं सर, सर्दी में इसका वो कम हो जाएगा उत्पादन। हाँ, भी पहली चीज। दूसरी चीज कि जो नवंबर, दिसंबर, जनवरी का जो महीना होता है, 3 महीना, जब कड़ाके की ठंड पड़ती है तो इसकी ग्रोथ रुक जाती है। तो हम सजेस्ट करते हैं किसान को कि जमीन भी हार्ड हो जाती है अगर आप लंबे समय तक रखोगे, तो कि आप नवंबर के अंदर खेत को काट पीट के अपनी बरसीम लगा दो, ओट लगा दो। ठीक है, और फिर फरवरी का महीना आते ही इसकी बिजाई चालू कर दो। जिन किसान भाइयों के पानी की समुचित व्यवस्था है उनके लिए अमृत है। शानदार डाइजेस्टिबिलिटी,
ठीक है, डाइजेस्टिबिलिटी इस लेवल की कि जो भी खाता है सारा का सारा लगता है शरीर में। एक कहावत होती है ना कि यार खाता तो छोरा खूब है पर शरीर में लग नहीं रहा है। उसका कारण ये है कि जो खा रहा है उसमें सही गुण नहीं है। ठीक है, इसका डाइजेस्टिबिलिटी बहुत शानदार है इसकी। और दो चीजों का ध्यान रखना होता है, चूंकि 3 किलो पर एकड़ है, तो जब आप पहली बात तो छट्टा मार के बिजाई होती है। हमें नहीं पता, हमने नहीं देखा कि मशीन से इसको कोई कैसे लगा सकता है। जीरे जैसा बीज है ज्वार पर जीरे जैसा है, काला काला। अभी आपको फोटो में भी दिखेगा, नहीं दिख रहा, जीरे जैसा। और छट्टा मार के इसकी सोइंग करी जाती है, छट्टा मार के ट्रैक्टर चला के और पानी लगा दो खेत में। 15 दिन के अंदर जर्मिनेशन आता है, 15 दिन लग जाते हैं जर्मिनेशन में। इसलिए इंतजार करें, परेशान ना हो, खेत में नमी रखें जब तक उगे नहीं तब तक। हाँ, उगने के बाद में भी आप, हो सकता है किसान भाई आपको आके गाली दे एक बार, कैसा बीज दे दिया, कहीं कहीं पेड़ दिख रहे हैं। चूंकि आप कहाँ 30 किलो लगाते थे, कहाँ 3 किलो लगा रहे हो, तो कहीं कहीं दिखेंगे। बट उसको बोलना कि 20 दिन इंतजार कर, जैसे ही 40 दिन की फसल होगी उसके अंदर है ना, नील गाय भी नहीं घुस सकती खेत के अंदर। सर इसको नमी दे के बो सकते हैं? अब ये आप ही लोग वैज्ञानिक हो, आप ही एक्सपेरिमेंट करके देखे ना, मैंने तो देखा नहीं, इसलिए मैं अपने मुंह से नहीं बोलूंगा ऐसी बात। पर कई लोग करते हैं, आप सही कह रहे हो। जैसे अपन धान लगाते हैं तो उसको पहले गीला कर देते हैं और फिर नर्सरी लगाते हैं। इसमें सर क्या है कि जहाँ नहर का पानी अच्छा है वहाँ तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। जहाँ ट्यूबवेलों के हार्ड पानी है, जमीन हार्ड है, वहाँ इसमें दिक्कत आएगी जर्मिनेशन। नहीं, गीला होना चाहिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। नमी होनी चाहिए खेत में, फिर कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा पहला बीज है अनंत, जिसको हम अनंत के नाम से बेचते हैं। ये वैरायटी थी। और दूसरा है हमारा न्यूट्री गोल्ड है जी, रेट क्या है इसका? 600 रुपया किलो बेचने का या हमारे को? आपका रेट किसान को बेचने का। ठीक है, उसका 3 किलो बीज लगेगा, 1 एकड़ में 1800 रुपए का होता है। तो किसान को आप उधर भी फायदा करवा रहे हैं, जहां उसका 3000 रुपया एकड़ में लगना था वहां पे 1800 ही लग रहा है। उधर वो 2 कटिंग देना था, ये आपकी पूरी गर्मियों हरा चारा देगा। पहली कटिंग 45 दिन पे, उसके बाद में हर कटिंग 30वें दिन। इसमें वो सिस्टम नहीं है सर, जैसे ज्वार तो 60 दिन बाद में काटनी पड़ती है। सही पॉइंट आपने एक उठाया है। ज्वार के अंदर पहले आप देखते थे कि जब पहली बारिश होती थी उसके बाद में काट के खिलाते थे पशुओं, उसमें होता था HCN, एसिड होता था, जिसकी वजह से पशु मर भी सकता है। अगर 92 ppm से ज्यादा HCN हुआ sorghum में तो पशु मर भी सकता है। इसके अंदर 57 ppm, मतलब लिमिट से भी आधा। आप 10 दिन का ज्वार खिला दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़े, छोटा पौधा भी काफी खिला सकते हैं। बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़े। इसीलिए है ना, ये मल्टी कट में सबसे ज्यादा कामयाब हो रहा है कि आप हर 30वें दिन काट के खिला रहे हो। ठीक है, और ज्वार है, बाजरा नहीं है। बाजरा भी पशुओं में गर्मी करता है, ये तो मीठी ज्वार है, कोई कीड़ा नहीं लगता। ऐसे दूसरा है न्यूट्री गोल्ड, ये हाइब्रिड है 4 से 6 जी। जैसे वो कुछ बाजरे आते हैं उसके अंदर जो काटते हैं तो खुजली स्टार्ट हो जाती है, वो समस्या तो नहीं है इसमें? क्या स्टार्ट हो जाती है? खुजली आने लगती है। सर इसमें फंकी नहीं है? मैंने नहीं देखा कभी। किसान कांटा भी टाइम में क्यों बाजरे में कंपी हुआ है, बात चीज इनको नहीं। ऐसा तो नहीं होता, मतलब मैंने कभी, मेरे नोटिस में नहीं आई है ये चीज। नहीं, ग्वार में तो खुजली होती है, ऐसी बाजरे में भी हुआ है। अब मैंने कभी एक्सपीरियंस नहीं किया, ना ये पॉइंट कभी आया सामने। इसके बारे में पता करके जरूर मैं बताऊंगा भाई साहब को, ये YouTube पे डालेंगे। हाँ, मेरे ध्यान में नहीं आया ये पॉइंट। नहीं, जो ग्वार में हुआ है नहीं, हाँ। ये सारी बाजरे में हुआ है। इसके बारे में नहीं है जानकारी मुझे।
गलत आपको सलाह नहीं देंगे। हाँ। दूसरा हमारा न्यूट्री गोल्ड, ये हाइब्रिड है। ये 10 किलो प्रति एकड़ की इसकी सीड रेट लगती है और 4 से 6 कटिंग दे देता है। कोई किसान भाई बहुत अच्छे से मैनेज करता है। CSS 24 MF, तो ये कई सालों से चल रहा है। बहुत सारी प्राइवेट कंपनीज बेच रही हैं और बहुत ऊंचे ऊंचे दामों में बेचती हैं, बट उनके में हमारे में आपको क्वालिटी में फर्क पता चलेगा कि पूरे सीड कोटेड आएंगे कलर के साथ में, पूरी दवाई ववाई लगा के कुछ नहीं करना। और आप 1 महीने के बजाय आप 3 महीने दुकान में रखिए, कुछ नुकसान नहीं है इसके अंदर। नेक्स्ट, थर्ड है हमारा फोडर गोल्ड। ये हमने एक सस्ती रेंज का, सस्ता मैं इसलिए कह रहा हूं कि आमतौर पर जो ज्वार है वो 100 रुपए किलो के लगभग बिकती है। हम उससे भी कम रेट के अंदर एक बहुत बढ़िया पंतनगर यूनिवर्सिटी का ये एक प्रोडक्ट है और 2 से 3 कटिंग दे देता है और 70-80 रुपए के अंदर ये प्रोडक्ट आपको मिल जाता है। UPMC 503, ठीक है, और बहुत अच्छे रिजल्ट हैं इसके। दो कटिंग तक इजीली दे देता है और आपको 1 किलो के अंदर, 2 किलो के पाउच के अंदर ये सीड मिलेगा, तो आप ये भी रख सकते हैं। इसकी सीड रेट क्या है? इसकी 15 किलो पर एकड़, 15 किलो पर एकड़। प्राइस आपको वो बताएंगे बाद में, मेरे को इसकी प्राइस याद नहीं है अभी। 70-80 रुपया होगी कुछ। हाँ, ये कौन सा है? न्यूट्री शुगर। एक है ना मीठी ज्वार और बेचते हैं लोग 400 रुपया किलो, वहां हरियाणा पंजाब में बेचते थे, ठीक है, 300 रुपया किलो। हम उसी प्रोडक्ट को हमने 125 रुपए में मार्केट में उतार दिया, मल्टीप्लाई करके। इसको न्यूट्री शुगर बोलते हैं हम लोग। नहीं तो रेतीली जमीन में हो जाए, सारी जमीन में हो जाती है ज्वार बाजरा। नहीं ज्वार क्या बाजार में ले रेतीली में बनी है, पता नहीं कैसी रेतीली होती होगी, उसके बारे में डॉक्टर साहब बताएंगे आपको, इनको ज्यादा अनुभव है। इतना ध्यान आपने इस चारे वाली सीट पे दिया है, उतना अगर आप मुश्किल से देते ना तो बहुत बड़ी बात होती है। अभी क्या है कि आप एडवांटेज कर लो, पायनियर की कर लो, किसी भी कंपनी, तो उसके ऊपर इतनी हाई कोटिंग पॉलिश होती है। और आप जो देते हो LSC की कपड़े की थैली में देते हो, एक वो थैली चेंज करो, एक उसमें पॉलिश अच्छी करो। अगर आप एडवांटा की सीट वैसे धोगे ना, वो पॉलिश उतारोगे तो आपके जैसे ही है। अभी लूनगंज क्षेत्र में जैसे RS-725 और इधर दूसरी तरफ देखो प्राइवेट कंपनी की काला सोना जो 200 टन बिकती है लूनगंज, सरदार शहर, लूनगंज, नोखा इधर वही वैरायटी है, लेकिन नया नाम देके और 600-700 रुपए किलो बेच रहा है। अभी सबसे बड़ा जो सीड के परचेज के फार्मर का नुकसान होता है ना, वो कस्टर्ड नहीं हो रहा है आज के डेट में। अभी आते हैं उस पे, देखिए अभी देखिए ये बाजरे की वैरायटी है, चारे की हमारी। इसी तरीके से ये अलग अलग पैकिंग में अलग अलग उसके अंदर आती है। ये मक्का की वैरायटी है, ये बरसीम की है, ये सारी की सारी इसके अंदर हम आप लोगों को ये देंगे। इस तरीके से हमारे अब जो ये पिछला पैकिंग मटेरियल था हमारा, ये इस साल खत्म हो जाएगा। आने वाले सीजन में ये सबकी एक सेपरेट हमने है ना पूरी आइडेंटिटी वो कर दी है अलग से। तो ये चारे के बारे में था। अब जो भाई साहब आप सरसों की बात कर रहे हो, हम लोग तकरीबन पूरे देश में 1.5 लाख कुंटल के लगभग सरसों का बीज पैदा करके और देते हैं। अब की बार आप सही कह रहे हो, हम लोग कोटिंग करके और पाउच के अंदर सरसों देते हैं, ठीक है। बट अब की बार जो पिछली बार गर्मी पड़ी थी फरवरी मार्च के महीने में, उस वजह से सरसों का प्रोडक्शन कम हुआ। तो अब की बार पूरे देश में सरसों के बीज कम थे और कम होने की वजह से सरकार के जो मिनी किट आए, मार्च में प्रोडक्शन का इम्पैक्ट है, जो इम्पैक्ट थी मार्च में इम्पैक्ट आया था। सर आपके इधर नहीं होता होगा, जहां पूरे एरिया में था। ओवरऑल प्रोडक्शन के ऊपर बहुत नुकसान था। टेम्परेचर बढ़ने से प्रोडक्शन डाउन था सरसों का लास्ट ईयर। हीट का हो सकता है, नहीं सरसों का
नहीं ऐसा आप प्राइसिंग में ठीक है, एक मिनट फैक्ट से आए हो क्रॉस मत करो प्लीज। तो क्या था, इस साल हमें जो मिनी किट का एलोकेशन आया, भारत सरकार फ्री में बंटवाती है सरसों, उसका जितनी हमारे पास उपलब्धता थी उससे भी ज्यादा के मिनी किट का वहां से प्रेशर आया। जो मिनी किट में जाता है उसको हम पाउच में नहीं भर सकते। वही तो सबसे बड़ी कमी है। हाँ। किसान फेल हो जाता है। वो सर्टिफाइड सीड ही देना पड़ता है हमको, और सर्टिफाइड सीड को हम थैली के अंदर ही टैग लगा के दे सकते हैं, पहली चीज। तो हमारे पास इन जनरल किसानों के पास में बिक्री के लिए डीलरों के माध्यम से सरसों नहीं बचा, इसलिए हम उसकी कोटिंग नहीं कर पाए और इसलिए उसको पाउच में पैक करके आप लोगों तक नहीं पहुंचा पाए। इसी सरसों में अब मैं आपको बताऊं, इस साल हमने एक नई वैरायटी ऐड करी है, PM 32। डॉक्टर साहब और बताएंगे आपको उसके बारे में। PM 32 हाँ, बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। इतनी शानदार वैरायटी, मतलब गजब वैरायटी, 4.5 फीट 5 फीट की हाइट और पूरी फलियों से ऐसे झुकी हुई जमीन को टच करती है। कहीं लगा है तो इधर केमिकल में हो। नहीं, अब इधर का मुझे नहीं पता, बट हमने वहां सीड प्रोडक्शन करवाया है कोटा भरतपुर वाले बेल्ट में। वहाँ कहीं लगी है बस। PM 32 और बायो फोर्टिफाइड वैरायटी है। बायो फोर्टिफाइड मतलब आप लोग ओलिव ऑयल का नाम सुने हो, उसको कच्चा खा लेते हैं घी की तरह, ठीक है। उस सरसों के अंदर वो ओलिव ऑयल की प्रॉपर्टीज है। तो मैं आप सब लोगों से अनुरोध करूंगा कि आने वाले सरसों के सीजन में अगर खुद खेती में करते हैं, सरसों की खेती करते हैं, तो 1-1, 2-2 एकड़ उस वैरायटी का जरूर लगाइएगा और उसको खाइएगा, तेल निकलवाइएगा उसको। बहुत ही शानदार वैरायटी है। 27 क्विंटल पर हेक्टेयर उसका यील्ड पोटेंशियल है। अभी फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन में लिए हैं तो हमने यील्ड निकाल के नहीं देखी है, बट जो कागजों में लिखा हुआ है 27 क्विंटल पर हेक्टेयर का उसका यील्ड प्रोडक्शन है। सर ये वो पीले वाली है ना काली, वो PM 31 थी पीली वाली, उसका दाना था पतला, ये काला दाना है और दाना भी मोटा है, ठीक है। और इसकी हाइट बहुत शानदार है और यील्ड भी अच्छी है। इसके मार्केट में आपको रेट भी अच्छे मिलेंगे, आप इसको इन जनरल मंडी में ना बेचें। तो ये छोटा सा मेरा इन बीजों के बारे में था। आपके सवाल जवाब भी लिए जाएंगे और आप NSC के साथ में जो जुड़े हुए हैं बहुत अच्छी बात है। जो जुड़ना चाहते हैं, हमारे जो एरिया मैनेजर हैं श्रवण सिंह जी, उनसे आप बात करके, और एक छोटी सी फॉर्मेलिटी है, उसके थ्रू आप NSC से जुड़ सकते हैं और हमारी तरफ से 24 आवर्स की सर्विस है। बिल्कुल, श्रवण सिंह जी का नंबर श्रवण सिंह जी बताएंगे यहाँ पे आके आपको, और सब लोग उसको आप नोट कर लीजिएगा। और NSC के साथ में आप जुड़िए और अपना और अपने क्षेत्र का विकास करने में सहयोग प्रदान करें। बहुत बहुत धन्यवाद।